नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। नेपाल के हाल पर फिलहाल की चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जिस नेपाल ने पूरी दुनिया के सामने जेनजी आंदोलन करके दुनिया को दिखा दिया था कि आज का युवा अगर वर्तमान सत्ता से दुखी है तो उसका परिवर्तन करके एकदम यूथ पॉप स्टार डायनेमिक लीडर बालेन शाह को अपना प्रधानमंत्री बना सकता है। तो दुनिया परिवर्तन के लिए अब बच्चों को लाइटली ना ले। बस यहीं से जेनजी को पूरी दुनिया में एक दम मिला। लेकिन एक महीना ही बीता कि इस जेनजी के नेतृत्व को करप्शन की आंच लग गई। जी हां साथियों, चर्चा है कि यहां पर जो गृह मंत्री हैं उन्हें करप्शन चार्जेस और मनी लॉन्ड्रिंग के चलते बीते एक महीने के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। 27 मार्च को प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। आज 27 अप्रैल को आप मेरा ये सेशन सुन रहे हैं और इस एक महीने के भीतर भीतर इस्तीफा हो जाता है। एक नहीं, दो इस्तीफे हो जाते हैं। और इस इस्तीफे के बाद बात निकलती है, शाहजहां तक पहुंचती है। कहते हैं कि मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। कुछ वैसा ही बालेन शाह ने सोचा है। लगता है कि छात्रों को वो उनके राजनीति के अधिकार से ही वंचित करना चाहते हैं। आदेश एक महीने के अंदर ऐसा कि अब छात्र स्कूल में राजनीति नहीं कर सकेंगे। इसके चलते नेपाल में फिर से प्रोटेस्ट की सुगबुगाहट है। इतना ही नहीं, जिस भारत से नेपाल में लगभग 60% सामान जाता है, वहां बॉर्डर पर 63 रुपए से ज्यादा का माल ले जाने वालों पर कस्टम ड्यूटी कस के लगाई जा रही है, जिसका भी विरोध होना शुरू हो रहा है। तो क्या बालेन शाह अपने 5 साल पूरे करेंगे या फिर औरों की तरह उन्हें भी हटा दिया जाएगा? और इन सब के बीच भारत नेपाल के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं, सभी की चर्चा डिटेल में करते हैं। आइए खबर को पढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जेनजी की नेतृत्व सरकार जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, उसके मुखिया लीडर बालेन शाह, जो कि 8 से 12 सितंबर 2025 में हुए प्रोटेस्ट का फेस बनकर निकले। इस प्रोटेस्ट में 77 लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और चर्चा का सबसे बड़ा कारण था कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तत्कालीन सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया था। छात्र जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, उन्होंने इस बात का जबरदस्त तरीके से विरोध किया, इतना कि उन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक में घुस करके आग लगाने का प्रयास किया। उस समय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना पद छोड़ना पड़ा और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री देश के अंदर बनाकर बिठाना पड़ा। नेपाल के जनता बच्चों के द्वारा ये जो किया गया प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट को काफी सराहना मिली। नेपाल के अंदर इलेक्शन हुए। नेपाल के इलेक्शन में जिस तरह के इलेक्शन थे, उसके रिजल्ट में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो कि एकदम नई पार्टी थी, वो उभर करके 47.84% मत लेकर के नई पार्टी बनकर उभरती है। और इस पार्टी के मुखिया बनते हैं बालेन शाह, चेहरा बनते हैं बालेन शाह। बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने साथ में एकदम यंग कैबिनेट लेकर आते हैं, जिसमें शायद एक ही मंत्री था जिसकी उम्र 50 से ऊपर थी। बाकी लगभग 30 से 40 की उम्र के इन्होंने मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में रखा। इस कैबिनेट में एक सबसे चर्चित चेहरा था सुदान गुरुंग का। सुदान गुरुंग जो कि प्रोटेस्ट के चेहरे भी थे। ये प्रोटेस्ट के दौरान काफी बार देखे गए थे। इनमें से अधिकांश जो नेता हैं वो बढ़िया पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग हैं और इन्होंने जिस तरह से प्रॉमिस था वैसे ही काम करने की कसमें खाई थी। एक्शन होना शुरू भी होता है। सबसे पहले बालेन शाह की ही बात कर लेते हैं। बालेन शाह कैंपस पॉलिटिक्स को बैन करने और केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। चलिए एक एक बात को डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात करप्शन के चार्जेस की। जैसा आप सभी जानते हैं कि नेपाल के अंदर जो पहले प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें केपी शर्मा ओली के द्वारा जेनजी को आंदोलन ना करने देने का मेजर कारण बताया गया था। जनता को दिक्कत इनसे यही थी कि इनके बच्चे आराम में थे, लेकिन जो नेपाल के छात्र हैं उन्हें ये सोशल मीडिया तक इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि इनके बच्चों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी हो रही थी। आते ही इन्होंने इनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, जब से संविधान बना है तब से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, फिर चाहे सुशीला कार्की ही क्यों ना हो, सबके खिलाफ जांच बिठा दी गई कि इन सब पर चेक करो कि इन्होंने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं किया है। सारे की सारे नेता, फिर चाहे पुष्प कमल दहल प्रचंड हो या सुशीला कार्की, सभी के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया गया। एकदम नायक स्टाइल में बालेन शाह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए तेजी से इन्होंने सबसे पहले ताजमहल बनाने वाले जो कारीगर थे उनके हाथ काटने की सोचा। जी हां, जब इनका सत्ता से निर्वाचन हुआ था तब स्टूडेंट प्रोटेस्ट का ही सबसे बड़ा योगदान था। इवन स्कूल के छात्रों का भी प्रोटेस्ट में कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने आते ही डिसाइड किया कि स्कूलों को अब प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा। बालेन शाह की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट यूनियंस बनाने के लिए साफ इनकार कर दिया कि कोई पॉलिटिकल और स्टूडेंट यूनियन नहीं होगी और 100 दिवसीय एक्शन प्लान तय किया। और उस एक्शन प्लान में यह तय किया
कि छात्र जो हैं उनके शैक्षणिक परिसरों को पूरी तरह से स्कूल या कुछ मतलब स्कूलों से शैक्षणिक परिसरों को हटाया जाए, सॉरी माफी चाहता हूं, राजनीतिक परिसर जो बने हुए हैं उन्हें बाहर किया जाए। छात्रों के लिए एक कमेटी बना देंगे जहां पे जाके छात्र अपनी परेशानियां बता सकते हैं। इसे स्टूडेंट काउंसिल कहा जाएगा और उसी काउंसिल के थ्रू काम किया जाएगा। और पढ़ना लिखना चाहते हो तो नागरिकता की शर्त भी हटा देंगे। लेकिन स्कूलें जो आपके नेपाल में चल रही हैं, सेंट जेवियर के नाम से, ऑक्सफोर्ड के नाम से, पेंटागन के नाम से, उन सबको अपना नाम भी बदलना पड़ेगा। मतलब पहला, स्कूल किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा, जो स्कूल्स वहां पर चल रही हैं विदेशी नामों से, उन्हें नेपाली नाम रखना पड़ेगा। 5वीं तक के बच्चों को परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। और इतना ही नहीं, कोचिंग्स जो चल रही हैं नेपाल के अंदर, उन्हें 15 अप्रैल तक बंद होने का भी आदेश दे दिया गया था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों के लिए कोचिंग बंद करना अच्छा फैसला था। कोचिंग्स बंद होती हैं तो छात्रों को कंपटीशन बहुत अच्छा मिल सकता है, फेयर मिल सकता है। लेकिन इस तरह के फैसले कामयाब तभी होते हैं जब आपके पास इतनी पुलिस हो कि वो जगह जगह जाकर निगरानी कर सके, इंडिविजुअली चेक कर सके कि यहां कोचिंग हो रही है या नहीं। ये फैसले कागजों पर ही वाहवाही बटोरते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते। जिन्हें बड़े संस्थान आप मानते हैं वो छोटे संस्थानों में तब्दील हो जाते हैं और वो छोटे छोटी गलियों में इंडिविजुअल कोचिंग्स बनकर चलने लगते हैं। लेकिन हाँ, सुर्खी बटोरने के लिए अच्छा था। लेकिन छात्रों को यह पसंद नहीं आया। छात्र संघ जो है वो विवाद के चलते सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे। और साफ साफ उनके प्रोटेस्ट में यह बात साफ थी कि भैया ये कर क्या रहे हो, आपको लाने वाले हम हैं और आप हम ही को रोक दे रहे हो। मतलब आपको बिठा दिया, अब कोई और बालेन शाह ना आ जाए, क्या उसका रास्ता बंद कर रहे हो। लगा कुछ वैसा ही। छात्रों के बालेन शाह के खिलाफ भी प्रोटेस्ट अब शुरू हो चुके हैं। इसी बीच में इनकी कैबिनेट के अंदर जिस तरह के कार्य हो रहे थे, उनमें से सुदुन गुरुंग करके जो व्यक्ति हैं, जो इनके गृह मंत्री बनाए गए थे, उन गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण ढूंढा कि साहब सेकंड नेपाली मिनिस्टर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिए हैं। कारण निकल के आया कि इनका कोई कारोबारी मित्र था दीपक भट्ट, जिसके साथ इनकी पैसे की लेन देन थी। वो जिस समय पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय पर खबरों के लिए पैसे ले रहा था। या इनके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा कि तुम दूसरे जगह का पैसा लेके किसी और काम में इस्तेमाल कर रहे हो। सुदुन गुरुंग सुदुन गुरुंग जो हैं वो अपने आप में काफी फेमस नेता बनकर उभरे थे, छात्र नेता बनकर उभरे थे, छात्रों को लीडरशिप दिए थे, जैन जी प्रोटेस्ट के अंदर काफी ज्यादा चर्चित हुए थे। लेकिन अपने एक मित्र के चलते, क्योंकि उनके मित्र गिरफ्तार हुए मनी लॉन्ड्रिंग के चलते और उनके साथ ट्रांजैक्शंस के चलते इन पर आंच आई, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद में लोगों ने इनकी पुरानी तस्वीरें तलाशना शुरू किया। जब जैन जी प्रोटेस्ट हो रहा था तो जिन जैन जीज को नुकसान हुआ, बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चे खोए जिन्होंने, उनसे ये सहानुभूति और सांत्वना देते दिखाई दिए थे, छात्रों के लिए रोते हुए दिखाई दिए थे, सुशीला कार्की के पैरों में पड़ करके उन्हें अभिवादन करते हुए दिखाई दिए थे। अब इनका इस्तीफा हो गया है। सुनने में अच्छा है कि प्रोटेस्ट में दिखने वाले व्यक्ति ने इस्तीफा दिया क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। एक्शनेबल बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, महीने भर के अंदर भ्रष्टाचार भी हो गया, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल था। खैर, इसके बाद में तीसरा जो इन्होंने फैसला उठाया, मतलब बालेन शाह अब ऐसे फैसले तो ले रहे हैं जो जनता को देखकर ऐसा लगता है कि वाह, हमारा नेता गजब कर रहा है, छात्रों को पॉलिटिक्स से बाहर कर रहा है, कोचिंगें बंद कर रहा है, कस्टम ड्यूटी लगा दे रहा है। कस्टम ड्यूटी की कहानी कुछ ऐसे है कि भारत और नेपाल के बहुत से ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल बॉर्डर एरियाज पर हैं और इधर से उधर का व्यापार बहुत आसानी से, सुगमता से होता रहता है। मतलब नेपाल के बॉर्डर पर बसे हुए भारत के भी जो राज्य और उनके जो शहर हैं, वहां पर नेपाल के साथ आना जाना बना रहता है। इतना भी है कि भारत का तेल थोड़ा सस्ता पड़ता है तो नेपाल की गाड़ियां भारत के बॉर्डर में आके तेल भरवाती हैं। भारत में सामान थोड़ा सस्ता मिलता है तो नेपाल के जो लोग हैं वो भारत से माल खरीद के ले जाते हैं। जैसे भारत के, मतलब उनके 100 रुपए भारत के 63 रुपए के बराबर होते हैं, तो यहां से उठा करके सामान वहां तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ता है। इन्होंने कहा कि 63 रुपए से ऊपर का सामान अगर लेकर आ रहे हो, यानी कि नेपाली 100 रुपए से ऊपर का सामान लेकर आ रहे हो, तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। बॉर्डर पर रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दवाइयां, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराना का सामान भारत से ले जाना सस्ता पड़ता है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें निकल कर आई जिसमें कस्टम के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग अपने रोजमर्रा का सामान ले जाते हुए बॉर्डर पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दिए। भारत नेपाल के बॉर्डर ऐसे टिपिकल बॉर्डर नहीं है जैसे आप कहीं भारत पाकिस्तान के जैसे बॉर्डर को माना जाए। पोरस बॉर्डर हैं, लोग आसानी से आना जाना करते हैं। ऐसे में लोगों के साथ में जो पुलिस की बेतरतीबी थी, जिस तरह से पुलिस ने उनको ट्रीट किया, वो चर्चा का विषय बना। चर्चा का विषय बना कि नेपाल के अंदर अब इस प्रकार की परेशानियां लोगों के साथ की जा रही हैं। परेशान हुए लोग अपने सामान को फेंक कर चले जा रहे हैं। इस 100 रुपए का, अपनी जरूरत का सामान अगर हम नहीं ले जा पा रहे हैं, इस तरह से लोगों से सामान छीन छीन करके कि या तो कस्टम ड्यूटी दो या माल छोड़ जाओ। तो यहां पर कुछ तस्वीरें इस तरह से निकल कर आई कि महिलाओं के साथ जो सामान ले जा रही थी, कस्टम
उनकी टीम जो है उनके साथ में, बॉर्डर की जो फोर्सेज हैं वो उनके साथ में इस तरह की हरकत करते हुए दिखाई दे रही थी। इसके ऊपर तर्क ये था कि नेपाल की जीडीपी का लगभग 10% तो केवल कस्टम ड्यूटी से ही आता है। ऐसे में अगर वो कस्टम को राहत दे देंगे तो नुकसान देश का होगा। लेकिन इससे बॉर्डर पर रह रहे लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि लोग इस वजह से भी आसानी से जी पाते हैं, आप उन्हें छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए ना रोकें। कुछ लोगों का, राजनीतिक दलों का तो ये तक कहना है कि आप 1950 की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां बॉर्डर एरियाज पर इस तरह के ट्रांजैक्शंस होने की इजाजत हुआ करती थी। खैर, भारत भी कुछ कर रहा है क्या? बिल्कुल। जब आपकी तरफ से सख्ती हो रही है तो हमारी तरफ से भी है। तो हमने अभी फिलहाल के लिए बॉर्डर एरियाज पर नेपाल के व्हीकल्स को तेल देना रोक दिया है, ऐसी सुर्खियां हैं। इसकी श्योरिटी जो है वो यहीं के लोकल अखबारों ने कुछ इस तरह से लिखा है कि कहा है कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने तेल, मतलब नेपाल के नंबर से अगर तेल भराने कोई गाड़ी आई है तो उसको रोका गया है। अरनिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, यहां पर वाहिद न्यूज चैनल ने कवर करते हुए कहा कि भाई अखबार, मतलब यहां से लोग तेल सस्ता ले जाकर नेपाल ले जा रहे थे तो उनको रोका गया, बस जरूरत भर का दिया है कि तुम बॉर्डर तक चले जाओ। हालांकि कोई भी ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट अभी तक सुनने को नहीं मिला है। साथ ही साथ भारत ने बॉर्डर पर सुरक्षा थोड़ी टाइट कर दी है, क्योंकि नेपाल के अंदर इस समय पर तबलीगी जमात का कोई कार्यक्रम चल रहा है। तो उसके चलते भारत ने भी बॉर्डर एरियाज को काफी ज्यादा सुरक्षित रूप से तलाशी अभियान के रूप में यूज कर लिया है, क्योंकि नेपाल में इज्तिमा होने जा रहा है, आज ही पूरा हुआ है। तो वहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लोग पहुंचने की उम्मीदें थी। तो ऐसे में वहां पर काफी ज्यादा सघन जांच चल रही है। खैर, जो भी है, भारत नेपाल बहुत अच्छे पड़ोसी और मित्र हैं, और ऐसी स्थिति में अब अगर ये बातें सुनने को मिलें कि छात्रों के साथ जो हो रहा था, अब वो पड़ोसी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी अगर होगा, तो धीरे धीरे बहुत सारे एरिया में वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होना लाजमी है। और तो और जो पुराने राजनेता हैं उनकी भी तो अपनी एक वोट बैंक है। जो लोग उन्हें चाहते हैं वो भी तो बालन शाह के खिलाफ होंगे ही। लगता नहीं है कि बालन शाह अगर इन नीतियों को चलाते रहे तो लंबे समय तक शासन चला पाएंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल चर्चा ये भी है कि भारत की तरफ से मिस्त्री जी जो हैं वो नेपाल की विजिट पे जाने वाले हैं। हेडलाइंस फिलहाल बनी हुई हैं। चर्चा ये भी है कि अभी बालन शाह ने यह तय किया है कि वो उन लोगों से नहीं मिलेंगे जो राजदूत लेवल के होते हैं, वो विदेश मंत्री या उनसे ऊपर के ही लोगों से मिलेंगे। ऐसे में डोनाल्ड लू से नहीं मिले बताए, ऐसी खबर बनकर आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो सरगई गोर हैं, जो कि भारत के राजदूत हैं लेकिन नेपाल भी उन्हीं के पास में है, तो ऐसे उनसे भी अगर मुलाकात हो तो शायद बालन शाह उनसे भी ना मिलें। इन तमाम चीजों के बीच में चर्चा यह भी है कि ये भारत आने के बारे में प्लान कर रहे हैं, पहली राजनीतिक यात्रा के रूप में। इन सभी चीजों के बीच में चर्चा भारत नेपाल के संबंधों की हमेशा बनी रहेगी। अपडेट था तो मुझे लगा कि आपको 1 महीने का अपडेट दिया जाना चाहिए। जानकारी आपको कैसे लगी, सेशन के अंदर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।